नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और इस सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो है। दोस्तों, प्रथम वीडियो हमने जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। चलो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। जो अंग्रेज थे, इन्होंने जो कलकत्ता में दुर्ग निर्मित किया था, इसका नाम क्या था? आपके फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फिर फोर्ट विक्टोरिया। दोस्तों, ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा आपके 2010 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेंगे और दिल्ली पुलिस और एसएससी के सारे एग्जामिनेशन के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम ना था। फोर्ट विलियम उस दुर्ग का नाम था जिसके प्रथम आपके प्रेसिडेंट आपके चार्ल्स आयर थे। जो परीक्षा में बार बार पूछा गया था कि आपके फोर्ट विलियम के प्रथम आपके कौन थे, प्रथम आपके प्रेसिडेंट कौन थे? तो चार्ल्स आयर थे। तो इनका नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे। दोस्तों, जो आपका अंग्रेज थे, इनका दोस्तों जब आपके भारतीय राज्य पर क्या हुआ, आपका आधिपत्य दोस्तों हो गया, तो ये आपके अलग अलग प्रांतों में लोगों को अलग अलग फसलों को उगाने के लिए मजबूर करते रहे। तो उसमें जो आपका जगह थी, उसमें जो आपकी मद्रास जगह थी, इसमें क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? जूट, चाय, गन्ना या फिर चावल। दोस्तों, ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित थे। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन डी, चावल। अंग्रेजों ने मद्रास में आपके चावल उगाने के लिए उन्हें मजबूर किया। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा भी है। दोस्तों, बात करेंगे जूट की, तो बंगाल जो प्रांत था बंगाल, उसमें दोस्तों आपके जूट उत्पादन के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाता रहा है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। और आसाम की बात करेंगे तो आसाम में चाय, आसाम की बात करेंगे तो आसाम में चाय उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाता था। और महाराष्ट्र, दोस्तों बात करेंगे महाराष्ट्र, पंजाब में, या फिर पंजाब ही देख लीजिए, पंजाब में गेहूं के लिए क्या किया जाता था दोस्तों? बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाता था। और जो संयुक्त प्रांत थे, उसमें गन्ना के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। और महाराष्ट्र में, पंजाब में कपास के उत्पादन के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाता था। तो ऐसे कुछ आपके जगह हैं जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। अगर आसाम में पूछे तो आपको चाय लगाना है, बंगाल में पूछे तो आपको आपके जूट लगाना है, अगर आपसे दोस्तों पंजाब से पूछे तो आपको गेहूँ लगाना है, संयुक्त प्रांत में पूछे तो आपको गन्ना लगाना है, और अगर दोस्तों आपसे मद्रास पूछे यहाँ पर जैसे, तो आपको चावल लगाना है। तो ये आपको दोस्तों अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या फिर किसी प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए। बार बार परीक्षा में पूछा गया, एक एक से दोस्तों यहाँ पर पूछा गया बार बार। तो यहाँ पर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महान पुर्तगाली गवर्नर कौन था। दोस्तों, जो आपके पुर्तगाली यात्री थे, ये 1498 ईस्वी में दोस्तों आए थे। वास्को डी गामा नामक यात्री दोस्तों कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, तो ये वही था। और इसके दोस्तों पुर्तगाली जो थे, इनकी सत्ता का वास्तविक नींव किसने रखा था, ये आपसे पूछा गया है। अल्मेडा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक या फिर वास्को डी गामा। बहुत लोग इसको वास्को डी गामा लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों ये सही उत्तर नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वास्तविक नहीं रखी थी। ये प्रथम यात्री था और ये एसएससी सीपीओ के एग्जामिनेशन में 2012 में पूछा भी गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। जो अल्बुकर्क था, यह वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर था। और अगर प्रथम गवर्नर के बारे में पूछे तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहा है। तो इसको आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासन निम्नलिखित में से कौन था। तो दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था, ये आपसे बताना है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर द्वितीय या फिर शाह आलम द्वितीय। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। दोस्तों, जो आपका मोहम्मद शाह था, ये यहाँ का सम्राट हो जाएगा। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन मोहम्मद शाह। दोस्तों, नादिर शाह जो था, नादिर शाह का जो आक्रमण था, ये 1739 ईस्वी में हुआ है। और इस युद्ध को करनाल का युद्ध कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा था है दोस्तों। आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में ही आपके 2012 में पूछा गया था कि आपको दिया गया था कि निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से पराजित हो गया था। तो आपको वो करनाल लड़ाई थी, यही 1739 वाली। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस बात को बहुत ज्यादा याद रखेंगे। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ। जो फ्रांसीसी थे, इनके भाग्य का निर्णय किस युद्ध के साथ हुआ, ये आपसे पूछा गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है वांडीवास की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर की लड़ाई या फिर प्लासी की लड़ाई। दोस्तों, प्लासी की लड़ाई की बात करेंगे तो 1757 ईस्वी में हुई थी। आपके बक्सर युद्ध की बात करेंगे तो 1764 ईस्वी में हुआ था। और उसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध था, आपको कई सालों में लड़ा गया था। तो ये आपसे सन नहीं पूछा था। और वांडीवास की लड़ाई की बात करेंगे तो वांडीवास की लड़ाई के साथ फ्रांसीसियों का भाग यहाँ से भारत से निर्धारित हो गया था और इनको यहाँ से जाना पड़ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और दोस्तों वांडीवास लड़ाई की बात करेंगे तो 1760 ईस्वी में लड़ी गई थी, ये भी विशेष रूप से आपको याद होना चाहिए। और इस युद्ध में दोस्तों जो आपके फ्रांस लोग थे ये बुरी तरह पराजित हो जाते हैं, बुरी तरह ये आपके पराजित हो जाते हैं और उन्हें भारत छोड़ना पड़ जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए। प्लासी की लड़ाई की बात करेंगे तो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ाई गई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। एक तरफ आपके मुनरो अकेले था और एक तरफ आपके शाह आलम द्वितीय था, और कहाँ का आपका दिल्ली का सम्राट अवध का सुजाउद्दौला भी था, आपका सुजाउद्दौला था, और आपका मीर कासिम भी था। तो ये सारे तीन मिलकर लड़ाई थे, बहुत ज़्यादा फेमस लड़ाई रही, दोनों बारे में बार बार पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो उसका सत्तर जगह आपका ऑप्शन भी ज्योतिराव फुल्ले जो थे इनके द्वारा आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। और उसमें स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन अगर पूछा जाए रामकृष्ण मिशन तो इसकी स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये पूछा जाता है बार बार, हजार बार, तो इसको आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। और ये दोस्तों यही क्वेश्चन आपके एसएससी ऑनलाइन में सीपीयू एसआई के ज्ञान मिशन में आपके 3 जुलाई 2017 में हाल ही में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से याद रखेंगे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है, डैश डैश डैश। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे। दोस्तों मुझे लगता है कि आप में से 99% लोगों को इसका सही उत्तर पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 100 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 100 बार। दोस्तों इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये 100 बार नहीं पूछा गया, बार बार पूछा गया है। और आपके ये भी हाल ही में यशस्वी सीपीयू ज्ञान मिशन में 2007 में भी पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको कहा था कि वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय अब आ गया है। ये 14 अगस्त 1947 की रात को आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। इस बात को आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये आपके बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की, तो ये दोस्तों हमारे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, और इनका जो कार्यकाल था लगभग 16 वर्षों का, ये अभी तक का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। इतने लंबे कार्यकाल तक अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने भारत में प्रधानमंत्री नहीं रहा है। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो ये इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके जो आपका क्लास 1 आई थी, इसमें आपके जीके क्वेश्चन कराए गए थे, उसमें भी आया था कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म आपकी किस राशि में हुआ। तो वहाँ पर याद रखेंगे कि वृश्चिक राशि में। ये आपके पिछले जो हमारा सेशन रहा था जीके जीएस का, उसमें पूछा गया था। दोस्तों अगर आप जीके जीएस के उस सेशन को अगर आपने नहीं देखा है, जो हमने प्रथम सेशन आपका लाया था जीके जीएस का, वहाँ पर आपको जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए थे। अगर उस सेशन को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में लिंक मिल जाएगी, जाकर उस क्लास 1 को विशेष रूप से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और वहाँ पर हमने एक लंबे एक आपकी एक्सप्लेनेशन भी किया। जैसे एक क्वेश्चन आया तो वहाँ पर विशेष रूप से कई सारी बातें बता दी थी। तो वीडियो आपका लगभग 40 मिनट का था। ये वीडियो उतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सीधे आपको आंसर बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जरूर बता रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न लिखित का मिलान कीजिए। आपको यहाँ पर मिलान करना है। सीमांत गांधी भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति, महामना और भारत का लौह पुरुष। तो दोस्तों बताइए सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले में सबसे ज़्यादा दोस्तों आसान क्या है, सबसे ज़्यादा आपका है सीमांत गांधी आपके अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है मोस्ट वन। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति से कहा जाता है, बहुत ज़्यादा सरल है कि दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। महामना किसे कहा जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय जी कहा जाता है, सभी को पता होगा। भारत का लौह पुरुष किया तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो यहाँ पर उसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका, पहला जो था सीमांत गांधी ये 5वें में गया 5, दूसरा भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी तीसरे में गया, तीसरा महामना आपकी प्रथम में गया मदन मोहन मालवीय, और चौथा डी आपके दूसरे में गया। तो 5 3 1 2 दोस्तों किस विकल्प में 5 3 1 2 5 3 1 2 ये दोस्तों आपके सी बी विकल्प में है 5 3 1 2। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सस्ती आपके मल्टी टास्किंग परीक्षा 2013 पूछा गया। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन सारे एसएससी और दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है दिल्ली पुलिस और एसएससी वालों के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट यशस्वी सेक्शन आपके 2007 में भी और यशस्वी स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2010 में भी। तो वहाँ पर यही 2 बार नहीं लगभग 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत आपके दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था, जिन्हें भारत का वृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी की बात करेंगे तो इनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं कि दोस्तों इन्होंने एक किताब लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस बुक का नाम याद रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया, तो इसको आपको पता होना चाहिए। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पर बताने चल रहा हूँ, जिसको मैं लिख कर आपको बताऊँगा, क्योंकि ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उसमें याद रखेंगे कि ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन के, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको लिख भी रहा हूँ कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स
हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला में आपका चुना जाने वाला पहला भारतीय सदस्य तो पहला भारतीय सदस्य कौन था बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी साहब थे। इसको आपको विस्तृत रूप से पता होना चाहिए। और 1892 ईस्वी में चुना गया था और उदारवादी दल की तरफ से ये भेजे गए थे। इनकी आपको पुस्तक याद रखना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक यही हैं। कई बार इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेता है कि ब्रिटिश संसद को सदस्य बनने वाला फर्स्ट भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और क्योंकि उन्हीं के दोस्तों आपका हाउस ऑफ कॉमन्स को ही तो कहा जाता है आपका संसद को, तो आपका सदस्य कौन बना था? आपके दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ फिर से लौटाते हैं कि भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। अब आपको पता हो गया, अब आप इसको नहीं बोलेंगे। किताब का नाम याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि 1912 ईस्वी में दोस्तों आपके वो एक उर्दू साप्ताहिक था अल हिलाल की शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बला की स्थापना उन्होंने कब की थी? ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ये क्वेश्चन आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मौलाना जो अबुल कलाम आजाद थे, उन्होंने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, लेकिन सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उन्होंने एक नई स्थापना की अल बला की। कब की? आपसे पूछा गया 1913 में, 1914 में, 1915 में, फिर 1916 ईस्वी में। ये सस्ती सेक्शन आपकी परीक्षा 2007 में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में अल बला की स्थापना की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय मतलब 3 की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट, या फिर चरक, वात्सायन और वाघभट्ट। बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर उसमें ये सस्ती सीपीयू एग्जामिनेशन 2012 में पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सस्ती एग्जामिनेशन की, सारी एग्जामिनेशन के लिए सस्ती की जितने भी CHSL CPU कोई भी एग्जामिनेशन हो, और दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपकी ये सस्ती है। इस बार दिल्ली पुलिस की एग्जामिनेशन तैयारी कर आपके क्वेश्चन आपके ये पेपर करा रही है, तो ये सस्ती के पेपर आपसे पूछे जाएंगे, इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन के बारे में ना पता हो, ये क्वेश्चन नहीं याद हो, तो आप आज से याद कर लीजिए कि चरक दोस्तों कनिष्क के राजवैद्य जैसे पता होना चाहिए। सुश्रुत और वाघभट्ट, ये तीनों क्या दोस्तों? इन तीनों को दोस्तों को चिकित्सीय त्रय कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और तीनों ही आयुर्वेद से सिद्धस्थ से, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और चरक के बारे में तो विशेष पूछा जाता है कि किसके आपके राजवैद्य थे? तो कनिष्क के राजवैद्य थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसे कहते हैं चरक संहिता। यहाँ पर दोस्तों भी मैं कनिष्क के बारे में बताने लगूँ तो इसके बारे में इतने सारे फैक्ट्स हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन कराने आया हूँ तो यहाँ पर विशेष डिटेल की बात नहीं करूँगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध जो दोस्तों मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक जो था ये उत्तरदायी था, ये आपसे बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर वासुदेव। दोस्तों बहुत लोगों ये आपके SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया, सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये सारे आपकी SSC एग्जामिनेशन के पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत लोगों को यहाँ पर दोस्तों 2 चीज़ों में भूल होता है, बिंदुसार और बिंबिसार में। यहीं पर दोस्तों लोग आप भूल जाते हैं और किसको लगाना है यही नहीं समझ पाते हैं। तो अगर मगध के उत्थान की बात करें तो आपको बिल्कुल सी विकल्प होना चाहिए, क्योंकि बिंबिसार ने एक वंश आपके था हरियंक वंश, एक वंश था आपका हरियंक वंश, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की थी और इसमें भी कर रहा हूँ कि हरियंक वंश की स्थापना आपके बिंबिसार जी ने की थी और यहीं से मगध की स्थापना होती है। और इसकी राजधानी अपने क्या बनाते हैं, इन्होंने राजगिरी बनाई थी, राजगिरी ने राजधानी बनाई। और 544 ईसा पूर्व में यह दोस्तों आपको बैठा था, 544 ईसा पूर्व में यह आपके गद्दी पर बैठा था। ये बात आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपको बताता भी हूँ। और 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक BC जिसे लिखते हैं, वहाँ दोस्तों आपके ये हरियंक वंश रहा था। फिर शिशुनाग वंश आया था, उसके बाद दोस्तों आपके नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया। और मौर्य वंश में प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र आपके बिंदुसार थे, तो ये बिंदुसार वो वाले थे, आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। और बिंबिसार की बात करेंगे, बिंबिसार के पुत्र का नाम दोस्तों अजातशत्रु था और इसका उपनाम कुणिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। और बिंबिसार का उपनाम दोस्तों क्या था आपका? श्रोणिक था, श्रोणी भी लिखते हैं कहीं पर, श्रोणी भी याद रखेंगे। और बिंदुसार का उपनाम आपके अमित्रघात था। वासुदेव का यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है। तो इन तीनों के बारे में याद रखेंगे, अमित्रघात, कुणिक और श्रोणी भी ने कहा जाता है। और दोस्तों बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र ने ही की थी।
बिंबिसार की। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दक्षिण भारत में दोस्तों यहाँ पर एक एक जो नाम है जैसे अजातशत्रु, बिंबिसार, बिंदुसार, तो इनके बारे में एक एक मैं बताने लगूँ तो आधा आधा घंटे का एक लोगों के बारे में बताऊंगा, कम से कम आधा घंटे। बिंदुसार के बारे में बता दूँ तो बिंदुसार के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया था वहाँ पर क्वेश्चन का, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था वहाँ पर बिंदुसार के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आपका लगभग 30 मिनट का सेशन रहा है और इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लाइन आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। बिंदुसार के बारे में एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जैसे इसी बात में फिर से बता देता हूँ आपको, जैसे भी जैन के बारे में बता लगूँ तो कम से कम 30 मिनट लगेगा। इसीलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि आपको एक सेशन में मैंने आपको एक प्लेस बनाया है इतिहास की, वहाँ पर दोस्तों ऐसे जैसे जैन आ गया ना तो ऐसे एक स्पेशल टॉपिक के मैंने क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आप जैन की वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ इसका वीडियो मैंने एक स्पेशल कराया है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन मिल जाएगी। तो पर इसी प्रकार की विशेष वीडियो की मैं बनाता रहता हूँ और इसमें जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर ही बताता हूँ। तो दक्षिण भारत में जान लीजिए कि जैन केंद्र स्थित है कहाँ पर, आपके श्रवणबेलगोला में, और यहीं पर आपकी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी हुई थी। कब? 298 BC में। तो ये आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। दोस्तों जैन की बात करेंगे तो जैन में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। इसके प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे, जिसके दोस्तों आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे, जिन्हें दोस्तों आपके जैन धर्म का दोस्तों क्या था वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। दोस्तों कल आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सारे इतिहास क्वेश्चन रहे, लेकिन इसलिए आप जान लीजिए कि ये हमारे जीके जीएस का सेशन नहीं है, ये हमारे इतिहास का सेशन है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके इतिहास के ही रहेंगे। आपके यहाँ पर प्राचीन इतिहास के भी, मध्यकालीन इतिहास के और आधुनिक इतिहास के भी लगभग 25 क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में कौन शासक बुद्ध का समकालीन था। बुद्ध का समकालीन कौन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर महापद्मनंद। ये SSC मल्टी टास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया, तो ये आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शासक बुद्ध का समकालीन था, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्योंकि दोस्तों आपके मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों बुद्ध के समकालीन थे। और दोस्तों जो आपका उदयन था, जो आपके वत्स का राजा था, वत्स राजा था आपका उदयन, ये भी दोस्तों आपके बुद्ध का समकालीन था। और कौशल नरेश प्रसेनजीत और उनकी पत्नी मल्लिका, इन दोनों ने भी बुद्ध संघ में अपनाया था। तो यहाँ पर ये भी इनके समकालीन थे। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था। अगर नहीं था पूछता तो आपका महापद्मनंद सही हो जाता, जो बुद्ध आपका वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पर नहीं आपको बताना था। ये दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ पर सबको यहाँ पर दोस्तों आपके इसके नंबर मिल जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था, तो आपका महापद्मनंद हो जाएगा। ये आपकी SSC आपके मल्टी टास्किंग परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। दोस्तों बुद्ध के जीवन की घटना की बात करेंगे तो बुद्ध के कई सारे जीवन में जो घटनाएं रही उन्हें अलग अलग दोस्तों संकेतों से, अलग अलग चिन्हों से दोस्तों आपको क्या दिया जाता है, आपको दिखाया जाता है। इसमें दोस्तों बात करेंगे उनके गर्भ में आने की बात करेंगे तो दोस्तों आपके सफ़ेद हाथी से दोस्तों आपको चिन्ह है। उनके जन्म होने की बात करेंगे तो उनके जन्म होने के लिए दोस्तों उनके जन्म होने का प्रतीक चिन्ह है आपका, एक तो है कमल। अगर कमल सबसे एक्चुअल आंसर है, अगर कमल विकल्प नहीं मिलता तो आपको सांड लगाना पड़ता है, जिसे कहते हैं बुल, इंग्लिश में सांड लगाना पड़ता है। उन्हें दोस्तों घर त्यागने के लिए संबंधित कौन सा चिन्ह है, तो आपका घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति से कौन है दोस्तों, आपके पीपल का पेड़ है। उनके निर्माण प्राप्ति क्या है दोस्तों, की पद चिन्ह है। उन्हें मृत्यु की बात करें तो कौन सा चिन्ह है दोस्तों, आपका कौन सा चिन्ह है, आपका स्तूप है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चिन्ह है। दोस्तों गर्भ में आने का अगर पूछे तो सफ़ेद हाथी, जन्म का पूछे तो कमल या फिर सांड। वैसे दोस्तों सांड आपके वयस्क होने का है, लेकिन आपको अगर नहीं मिलता है विकल्प में तो आपको सांड को लगाना पड़ता है। अगर वयस्क पूछे तो सांड। और घोड़ा दोस्तों आपके इन्हें घर त्यागने से, और पीपल उन्हें ज्ञान प्राप्ति से, पद चिन्ह उन्हें निर्माण जब प्राप्त हुआ, और आपके स्तूप उन्हें जब उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर आपसे बुल पूछा गया तो बुल आपके जन्म, महाभनिष्क्रमण, प्रबोध, महापरिनिर्माण, तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन है जन्म। अगर दोस्तों आपको वयस्क नहीं मिलता विकल्प में तो आपको जन्म पर ही सही लगाना पड़ता है। महापरिनिर्माण की बात करेंगे तो महापरिनिर्माण दोस्तों था उनकी दोस्तों क्या होता, उन्हें जब निर्माण प्राप्त उनकी जब मृत्यु हुई थी, तो ये आपका स्तूप चिन्ह संबंधित है, यहाँ पर ये विकल्प हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण की बात करेंगे तो इनके घर से निकलने को ही महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, तो ये आपका घोड़ा संबंधित हो जाएगा। और प्रबोध तो कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये SSC टैक्स
टैक्स आपके पूछा गया असिस्टेंट के एग्जामिनेशन परीक्षा में, तो इसका हो जाएगा बुल का आपका जन्म। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म की बात करेंगे दोस्तों। जो बौद्ध धर्म था इसके संस्थापक आपके महावीर स्वामी हो जाएंगे, और इसका एक स्पेशल वीडियो मैंने पहले ही बना लिया है, तो आपको दोस्तों एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लाइन में, इतिहास नाम की एक आपके प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। जाकर खोलेंगे तो आपको इसी विशेष प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे, जाकर उन वीडियो को देखिएगा। सारे फ्री क्लासें हैं, आपको किसी प्रकार के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, तो जाकर आसानी के साथ पढ़िए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में इसमें भी गड़बड़ी है, क्वेश्चन में क्या दोस्तों गड़बड़ी है, ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको बिल्कुल सही आंसर बता दूंगा, वो आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगर याद हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद हो तो लिख लीजिए, लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा सीधे से पूछ जाएंगे। ये भी ये सस्ती स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की परीक्षा 2010 में पूछा गया है। दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों अलग अलग नदी किनारे बसते थे, तो एक नदी तो होगी नहीं, तो यहीं पर ये क्वेश्चन गलत हो गया। हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा दोस्तों आपकी रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा क्या दोस्तों देखिए, हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो दोस्तों आपके सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके विकल्प में रावी है, तो आपको दोस्तों रावी पर सही टिक लगाना था, लेकिन आपको सबको इसका आंसर मिलता, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी एक ही सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पा रावी और मोहनजोदड़ो आपकी सिंधु नदी के किनारे है, तो आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे आपकी सतलज की, तो सतलज नदी के किनारे आपका रोपड़ है। सतलज नदी किनारे रोपड़ है। रोपड़ की बात करेंगे दोस्तों आपके रोपड़ ये पंजाब में है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। यार पूछा था कि सतलज आपके रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोपड़ आपके दोस्तों सतलज नदी के किनारे स्थित है, और इसके दोस्तों आपके उत्खननकर्ता कौन से, तो यज्ञ दत्त शर्मा हो जाएंगे। ये आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे झेलम की, तो झेलम ऐसी कोई प्लेस नहीं है जो स्पेशल है जिसमें झेलम नदी के किनारे पर है, और ब्यास भी इसी प्रकार का हो जाएगा। दोस्तों 2-3 पूछा था, आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ और आप इसको लिख लीजिएगा कि दोस्तों जो आपका लोथल था, जो एकमात्र आपका बंदरगाह हो जाता है, लोथल और सुत्त का गेंडोर दोनों हो जाते हैं, लेकिन लोथल भी था, तो लोथल आपके दोस्तों भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी किनारे है, इसको लिख लीजिएगा। दोस्तों आलमगीरपुर की बात करेंगे, आलमगीरपुर की जो आपके उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर जिसकी आपके उत्खननकर्ता यज्ञ दत्त शर्मा ही थे, ये कौन सी नदी किनारे है, तो ये आपके हिंडन नदी किनारे, बहुत बार पूछा गया हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी कालीबंगन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कालीबंगन, तो कालीबंगन किस नदी किनारे है, तो कालीबंगन दोस्तों आपकी घग्गर नदी किनारे हो जाएगा, घग्गर नदी किनारे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हड़प्पा रावी बताया ही, मोहनजोदड़ो सिंधु मैंने पीछे ही बता दिया है आपको। धौलावीरा याद कर लीजिए, धौलावीरा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, धौलावीरा, ये 4 आपको विशेष रूप से रखना है कि धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा दोस्तों आपके लूनी नदी के किनारे है, और धौलावीरा दोस्तों आपके गुजरात के कच्छ जिले में है, पता होना चाहिए। कालीबंगन की बात करेंगे तो आपके राजस्थान में है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। दोस्तों आलमगीरपुर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की मेरठ जिला में है। लोथल की बात करेंगे तो सबको पता है कि लोथल आपके गुजरात के अहमदाबाद जिला में है, तो ये बातें आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ लौट आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? अब ना आया अच्छा क्वेश्चन, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु नदी, आप लोग बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। लोथल नहीं होगा, क्योंकि लोथल किस नदी किनारे है? लोथल दोस्तों के भोगवा नदी के किनारे है, तो ये तो होगा नहीं। कालीबंगन भी नहीं होगा, क्योंकि कालीबंगन किस नदी के किनारे है? आपके घग्गर नदी के किनारे है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। हड़प्पा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पीछे बताया दोस्तों रावी नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो सही उत्तर जाएगा, इसके बारे में बताया कि आपकी सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो इसके आपके उत्खननकर्ता हो जाएंगे, उत्खननकर्ता आपके राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी बहुत बार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जितनी नदी मैंने आपको बता दी, जितना प्लेस बताती है उतना आप याद कर लेंगे, तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उससे आप कर लेंगे। और ये यशस्वी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 13 सितंबर 2017 की सेकंड वाली पूछा गया, तो आपके हाल का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, आपके आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि यहाँ पर आपको मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों में दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने आपके शासन किया था, जिसमें प्रथम था आपका गुलाम वंश, उसके बाद था दोस्तों आपका खिलजी वंश, उसके बाद दोस्तों आपका तुगलक वंश था, उसके बाद था आपका सैयद वंश, और उसके बाद था दोस्तों आपका लोधी वंश। और दोस्तों आपका जो मध्यकालीन इतिहास को मैंने क्रमबद्ध तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ, अगर इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके इतिहास तथ्यात्मक नाम की यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाकर आपको अगर खोलेंगे तो वहाँ पर आपको मध्यकालीन इतिहास आपके शुरू से लेकर अंत तक मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपके वीडियो आपको आते ही रहते हैं, तो ये क्रमबद्ध तरीके से आपके इतिहास चल रही है। इसको देखना चाहते हैं तो जाकर अवश्य देखिएगा। अगर उसको वीडियो को अगर उस प्लेलिस्ट को अगर आपने देख लिया तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ कर लेंगे कि दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम लगाइए। दोस्तों आपको सबसे पहले अभी पीछे बता दिए, आपको सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर आपका खिलजी वंश आया, फिर आपका तुगलक वंश आया, फिर आपका सैयद वंश आया। गुलाम वंश के संस्थापक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे,
जिन्होंने आपके कुतुब मीनार की स्थापना भी की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसको जाकर आप वीडियो में ही देखिएगा। तुगलक वंश की बात करेंगे तो इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक की थी, और हमारा अभी करंट का यही टॉपिक चल भी रहा है। अभी आपका नेक्स्ट वीडियो जब 10वां वीडियो आएगा आपका इसका, तो अभी मैं आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही बता भी रहा हूँ। तो गयासुद्दीन तुगलक, खिलजी वंश की बात करें तो इसको मैंने बता दिया है कि इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। और सैयद वंश की स्थापना आपके खिज्र खाने की है। किसने की है? खिज्र खाने की है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 1 2 3। 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 आपके ए विकल्प में है। 4 1 3 2 है, तो 4 1 2 3 इस विकल्प में हो जाएगा। तो इसको दोस्तों आपको बड़े ध्यानपूर्वक भरिएगा, नहीं कभी गड़बड़ी भी हो जाती है। तो पहला 4 1 2 सही है, 3 ठीक हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। जो दक्षिण विजय है इसको करने का मिशन अलाउद्दीन ने किसे सौंपा था, ये आपको पता होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी उसमें भारत का सिकंदर इसे कहा जाता है। भारत का सिकंदर इसे कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। भारत का सिकंदर कहा जाता है और सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है। तो दक्षिण विजय करने के लिए उसने आपके मलिक काफूर उसमें एक हिजड़ा था, इसको भेजा था, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खिज्र खां की बात करेंगे तो सैयद वंश की स्थापना की है, आपको बताया भी गया है। तो और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसके बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया, तो अली तथा गुरसास पे इसके बचपन का नाम था, ये आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको कुछ विशेष जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं इसी वीडियो के पीछे बात कर रहा था कि जो मध्यकालीन इतिहास है में ये हमारा क्रमबद्ध तरीके से चलता है। इंडियन हिस्ट्री की वीडियो आपके चल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक आपको 10वीं क्लास आएगी, तो वहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया जाएगा। तो ये क्रमबद्ध तरीके से क्लास है, इस क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जाकर देखिए। क्रमबद्ध तरीके से क्लास में बहुत सारे लोग इससे लाभ ले भी रहे हैं, आप भी जाकर अवश्य देखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप बीएड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं भी करें तो भी जाकर देख लीजिएगा। ये आपके जीके जीएस का आपका पार्ट आने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को आपको पता होगा कि मलिक काफूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो को ही दोस्तों आपके बलबन दोस्तों आपके गुलाम वंश का शासक था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसने दोस्तों आपके रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसी बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक वंश का जो संस्थापक था, यहाँ तक किसको दोस्तों को संरक्षण प्राप्त था, तो अमीर खुसरो को, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। ये दोस्तों इस क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इसके बारे में जब हुमायूं को पिछला वीडियो में आपके अकबर के बारे में कर रहा था, तो हुमायूं के बारे में मैंने डिटेल नॉलेज दी थी, तो वहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया था क्लास 1 में, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्लास 1 को जाकर आप देखिएगा, वहाँ पर भी एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा की गई और वहाँ तो फुल डिटेल में आंसर बताए गए हैं। एक के बारे में दोस्तों आपके 4 बातें 10 बातें आपको एक क्वेश्चन से आपको कराए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्लास था, क्लास 1, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन लाइन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो हुमायूं की बात करेंगे तो हिंदुस्तान से 1540 ईस्वी में दोस्तों आपके कन्नौज, जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, मैंने पीछे आपको बताया था वो पिछले वीडियो में, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध। इसमें दोस्तों हार के बाद इसको भारत से बाहर पर जाना पड़ जाता है। और सरहिंद का युद्ध, ये सरहिंद के युद्ध के साथ भारत में इसका आगमन होता है, दोनों पूछा जाता है आपके। ये 1555 ईस्वी में हुआ था और 1556 ईस्वी में फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अकबर दोस्तों आपकी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ता है, तो कन्नौज के युद्ध के साथ। चौसा का युद्ध आपके 1539 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में भी हुमायूं हार गया था, लेकिन इसमें दोस्तों आपको इसे भारत बाहर नहीं जाना पड़ता, लेकिन जब दूसरी बार हार गया तो इसे भारत से भागना पड़ जाता है। और 1540 से लेकर जब भागता है 1545 तक शेरशाह सूरी आपके दोस्तों आपके दिल्ली का सम्राट रहता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एसएससी संयुक्त और स्नातक परीक्षा 2013 में पूछे गए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2010 में कि दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको होमवर्क में रखता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और जब इसकी क्लास 3 आएगी, क्लास 3 में दोस्तों मैं आपको क्लास 3 की बात करूंगा, तो वहाँ पर मैं आपको साइंस क्वेश्चन कराऊंगा। तो जब वो आएगी तो वहाँ पर आपको पहला ही क्वेश्चन मैं आपको ये करा दूंगा। तो इसका आंसर आप हमें आपके होमवर्क में जरूर देंगे। ये दोस्तों हमारी क्लास 3 होने वाली है, क्लास हमारी जो
3 होने वाली ये वाली है क्लास 3, इसमें आपकी साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं बस, और बस इसको आने की देरी है। तो आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिएगा जिससे कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, और हिस्ट्री के इस क्वेश्चनों को आप लोग लिख कर याद भी अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, चाहे फेसबुक, टेलीग्राम और आपके ट्विटर पर, सारे जगह पर, आप अपने व्हाट्सएप पर, हर जगह इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेयर दिस चैनल। दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।